अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आज उसके अगले भाग पर हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले के 4 वीडियोस में हम काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। शेष टॉपिक्स को इस वीडियो लेक्चर में कवर किया गया है और इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स शेष और रह जाएंगे, उन्हें नेक्स्ट अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस भाग में सबसे पहला टॉपिक है सार्क क्या है। SAARC फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के मध्य सहयोग हेतु जो संगठन बनाया गया है उसे सार्क कहा जाता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई और उस समय इसमें 7 सदस्य थे: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। और बाद में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया। इस प्रकार सार्क में वर्तमान में कुल 8 देश सदस्य हैं। सार्क का प्रशासनिक एवं राजनीतिक जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य एवं सिद्धांत क्या थे? सार्क की जब स्थापना की गई तब इसके उद्देश्यों को सिद्धांत के साथ समाहित करके व्यक्त किया गया है। पहला उद्देश्य यह था कि सार्क के सभी सदस्य राष्ट्रों के मध्य उनकी राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करना, अर्थात भारत सार्क के सभी सदस्य देशों में बड़ा राष्ट्र है, इस रूप में वह अन्य छोटे राष्ट्र नेपाल, भूटान, श्रीलंका की संप्रभुता का कभी भी हनन नहीं करेगा और इन राज्यों पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, ना ही मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार इसका दूसरा उद्देश्य और सिद्धांत था सभी राष्ट्रों के साथ समानता का व्यवहार करना, और तीसरा उद्देश्य था सभी राष्ट्रों के साथ सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस के सिद्धांत को स्वीकार करना, और चौथा और अंतिम उद्देश्य था सार्क सदस्यों के मध्य में अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तब उसका शांतिपूर्ण समाधान निकालना तथा एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप ना करना। इतने उद्देश्यों को लेकर के सार्क जैसा राजनीतिक संगठन 1985 में अस्तित्व में आया और उसके पश्चात से सार्क की कार्यप्रणाली और उद्देश्यों में विस्तार होता गया और आगे जाकर के सार्क जैसे राजनीतिक संगठन का हमने आर्थिक एवं गैर राजनीतिक संगठन के रूप में उपयोग करना आरंभ किया। और इसके लिए 1995 में सार्क को आर्थिक दृष्टि से एक उपयोगी मंच बनाने के लिए साप्टा SAPTA आरंभ किया गया। फुल फॉर्म है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। साप्टा का अर्थ है कि सार्क में शामिल सभी सदस्य राष्ट्रों के मध्य जब वस्तुओं का लेन देन आयात निर्यात होता है तब उसमें एक राष्ट्र दूसरे देश की वस्तुओं पर, सामानों पर कर की दर को कम करेगा और कर की दर को रेशनलाइज करेगा तथा सभी सदस्य राष्ट्र एक दूसरे की वस्तुओं के संबंध में कर की दरों की एक लिस्ट बनाएंगे और सेलेक्टेड वस्तुओं के संदर्भ में उसे इक्वल किया जाएगा। तो साप्टा के अंतर्गत केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सामान पर कर की दर को कम किया जाता है, कर की दर को इसमें शून्य नहीं किया जाता। और जब साप्टा के माध्यम से सदस्य देशों के मध्य में व्यापार में थोड़ी सी ग्रोथ हुई तब इसके लगभग 10 साल के पश्चात इसे साफ्टा बनाने का निश्चय किया गया। साफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, और इसके तहत सभी सदस्य राष्ट्र आपस में व्यापार, वाणिज्य और वस्तुओं की आवाजाही को फ्री कर देंगे। कोई भी राष्ट्र एक दूसरे देश के सामान पर, वस्तुओं पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा और टैक्स की रेट 0 रहेगी। साफ्टा 2006 1 जनवरी से लागू हो रखा है, किंतु इसका उतना अधिक लाभ अभी तक सदस्य राष्ट्रों को प्राप्त नहीं हुआ है। उसका कारण है कि भारत और पाकिस्तान
इस संगठन के सबसे बड़े राष्ट्र हैं और इन दोनों के मध्य राजनीतिक मतभेद होने के कारण यह संगठन ना तो राजनीतिक दृष्टि से अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों और सीमा विवादों का समाधान कर पाया है और ना ही आर्थिक दृष्टि से यह पूरी तरह से सफल मुक्त व्यापार संगठन बन पाया है। यही कारण है कि सार्क जैसा संगठन आज दुनिया में उतना सफल नहीं माना जाता, जबकि इसके समकालीन यूरोपीय यूनियन, नाफ्टा, आसियान जैसे संगठन पूरी तरह से मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था के लाभ को प्राप्त कर चुके हैं। संघाई सहयोग संगठन क्या है? एससीओ, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 1996 में की गई और उस समय इसे संघाई 5 कहा जाता था, क्योंकि इसमें 5 देश संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल थे: रूस, चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिजिस्तान। और बाद में सन 2000 में उज्बेकिस्तान को इसमें शामिल किया गया। तब इसका नाम संघाई 5 से बदल करके संघाई सहयोग संगठन एससीओ किया गया और वर्तमान में इसमें 6 सदस्य राष्ट्र हैं और इस संगठन में भारत, पाकिस्तान, मंगोलिया जैसे देशों को ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है और भारत संघाई सहयोग संगठन की सदस्यता प्राप्त करना चाहता है, किंतु चीन इस संगठन का महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्य होने के कारण भारत की इसमें मेंबरशिप सदस्यता काफी मुश्किल बनी हुई है। संघाई सहयोग संगठन का सामरिक महत्व, यानी संघाई सहयोग संगठन चूंकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट है और इनमें से कई देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ भी टच करती है, ऐसी स्थिति में भारत का इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा भविष्य में इनके साथ विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षात्मक द्वंद्व पैदा हो सकते हैं। और दूसरा, इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार के राजनीतिक संबंध अलग से हो रखे हैं और ऐसी स्थिति में अगर भारत इस संगठन का सदस्य बन जाता है तब भारत को राजनीतिक एवं आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। यही कारण है कि भारत वर्तमान में एससीओ का सदस्य बनना चाह रहा है, किंतु चीन के विरोध के कारण ऐसा सफल नहीं हो पा रहा है, जबकि रूस भी इसका एक सदस्य राष्ट्र है और रूस भारत को इसमें सदस्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, क्योंकि संघाई सहयोग संगठन सभी 6 सदस्य राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक लाभ एवं आर्थिक लाभ की दृष्टि से काफी सफल संगठन वर्तमान में माना जाता है। अगला संगठन है यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ। यूरोपीय यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा और लगभग सफल राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन माना जाता है, क्योंकि यूरोपीय संगठन यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में एक बहुत विशाल कॉन्सेप्ट है और सभी यूरोपियन राष्ट्रों को इसमें शामिल किए जाने का निश्चय किया गया है। यद्यपि अभी इसमें सभी राष्ट्र शामिल नहीं हुए। जो यूरोपीय यूनियन आज हमारे सामने बना हुआ है, यह यूरोपीय यूनियन एक लंबी विकास यात्रा से गुजरा है, तो अतः हम इसके विकास क्रम पर एक दृष्टिकोण रखेंगे ताकि इससे संबंधित आईएएस प्रारंभिक परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन फैक्ट्स को यहां से कवर किया जा सके। यानी यूरोपीय संघ जो आज हमारे सामने आ गया है उसका आरंभ 1948 से होता है और 2007 के पश्चात यूरोपीय संघ ने लगभग अपना स्थायित्व, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लिया। तो सबसे पहले यूरोपियन महाद्वीप के राष्ट्रों ने अपना एक राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन बनाने के लिए 1948 में प्रयास आरंभ किया और उस समय पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों ने एक संगठन बनाया, ओईसी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। यानी पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों ने आपस में आर्थिक विषयों में सहयोग हेतु यह संगठन बनाया, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध जब 1945 में समाप्त हुआ तब उसके पश्चात यूरोप की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो गई थी। ऐसी स्थिति में यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत वित्तीय एवं तकनीकी मदद प्रदान की। तब उस मदद के आधार पर ओईसी संगठन बनाया गया और यहां से पहली बार पश्चिमी यूरोप के कुछ राष्ट्र समान मुद्दों के आधार पर एकजुट हुए। इसके पश्चात अगला संगठन बना 1952 में ईसीएससी, यूरोपियन
कोल एंड स्टील कम्युनिटी, यूरोपियन कोयला एवं इस्पात समुदाय 1952, और इसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों ने आपस में कोयला उत्खनन, कोयले का उपयोग और इस्पात के उत्पादन हेतु अपना एक संगठन बनाया, और इसके माध्यम से यह संगठन थोड़ा सा और आगे बढ़ गया और उन राष्ट्रों ने भविष्य में बड़ा संगठन बनाए जाने की ओर इसे एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में माना। इसके पश्चात इस संगठन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हुआ रोम संधि के माध्यम से। रोम संधि जो 1957 में हुई, इसी संधि के तहत अधिकांश यूरोपियन राष्ट्रों ने यूरोपीय यूनियन बनाने के लिए अपनी सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की, और इस संधि के पश्चात 1958 में EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन आर्थिक समुदाय का गठन हुआ, और इसके द्वारा यूरोप महाद्वीप के अधिकांश राष्ट्र आर्थिक गतिविधियों के लिए एकजुट हुए, और इसके माध्यम से सभी राष्ट्रों में व्यापार वाणिज्य, श्रमिकों का और वस्तुओं का आदान प्रदान तीव्र गति से आरंभ हुआ। और इसके पश्चात एक लंबा ब्रेक रहा, चूंकि यूरोपियन राष्ट्रों के मध्य विभिन्न प्रकार के राजनीतिक एवं आर्थिक मतभेद थे, और बाद में उन मतभेदों को जब सुलझाया गया तब 1991 में नीदरलैंड के मॉस्ट्रिच शहर में मॉस्ट्रिच संधि हुई, और इसी संधि ने भविष्य में यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ बनने की आधारशिला, फाउंडेशन को सामने रखा। तो यूरोपीय संघ का वर्तमान स्वरूप मॉस्ट्रिच संधि 1991 के तहत निर्धारित हुआ है, क्योंकि संधि के द्वारा ही यूरोपीय संघ की आंतरिक एवं बाह्य संरचना को निर्धारित किया गया, और जो यूरोपीय संघ है वह आंतरिक दृष्टि से विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा संचालित होता है। यानी यूरोपीय संघ में कुछ निम्न प्रकार की एजेंसीज कार्य कर रही हैं। पहला, यूरोपियन संसद, यूरोपियन पार्लियामेंट, यानी यूरोपीय संघ के सैद्धांतिक और राजनीतिक मामलों को देखने के लिए एक यूरोपियन पार्लियामेंट बनाई गई है। जितने भी यूरोप महाद्वीप के राष्ट्र यूरोपियन संघ के सदस्य हैं वो सभी यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं, और यूरोपियन संसद ही सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, क्योंकि यही यूरोपीय संघ के लिए राजनीतिक मामलों का निर्धारण करती है, नीति बनाती है और राष्ट्रों को एक दिशा निर्देश प्रदान करती है कि हमें भविष्य में किस प्रकार से कार्य करना है। दूसरी महत्वपूर्ण एजेंसी है यूरोपियन आयोग या यूरोपियन कमीशन। यह यूरोपियन आयोग यूरोपीय संसद द्वारा लिए गए निर्णयों को व्यावहारिक रूप में लागू करता है। और तीसरी संस्था है यूरोपियन काउंसिल, यूरोपीय परिषद या सभा, जो यूरोपियन संसद को विभिन्न मामलों पर एडवाइज करती है और यूरोपियन संसद के लिए निर्णय लिए जाने के लिए विभिन्न प्रकार की रूपरेखा का निर्धारण करती है। इस प्रकार यूरोपीय संघ के भीतर ये तीन महत्वपूर्ण एजेंसी या संस्थाएं जिनके माध्यम से यह व्यावहारिक रूप में कार्य करता है। इसके पश्चात यूरोपीय यूनियन के विस्तार के लिए कुछ और संधियां की गई, जिनमें सबसे पहले नीस संधि या इसे नाइस संधि भी कहा जाता है। नाइस ट्रीटी सन 2000 में हुई। इस संधि के माध्यम से यूरोपीय संघ का क्षैतिज विस्तार करने का निर्णय लिया गया और पहली बार पूर्वी यूरोप महाद्वीप के 11 साम्यवादी देशों को यूरोपीय संघ की मेंबरशिप देने का निश्चय किया गया। यानी यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या में विस्तार नीस संधि के पश्चात हुआ है। और इसके पश्चात सन 2002 से यूरोपीय संघ की सिंगल करेंसी यूरो मुद्रा व्यावहारिक रूप से प्रचलन में आई। यद्यपि इस मुद्रा के संबंध में सैद्धांतिक सहमति 1999 में हो गई थी, किंतु व्यावहारिक रूप से यह मुद्रा सन 2002 से दैनिक कार्यों में उपयोग होना आरंभ हुआ। और इसके पश्चात यूरोप के विभिन्न देशों में जो स्थानीय मुद्राएं प्रचलन में थी उन स्थानीय मुद्राओं को रोक दिया गया। और इसके पश्चात सन 2007 में लिस्बन संधि हुई। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का एक देश है। तो इस संधि के माध्यम से
यूरोपियन आयोग के सैद्धांतिक विवादों को सुलझाने का प्रयास किया गया तथा यूरोपीय संघ का और अधिक विस्तार कैसे हो सकता है इस संबंध में विस्तृत रणनीति बनाई गई, क्योंकि यूरोपियन महाद्वीप के काफी राष्ट्रों ने अभी तक यूरोपीय संघ की सदस्यता स्वीकार नहीं की है और यूरो मुद्रा को सभी राष्ट्रों ने वर्तमान में स्वीकार नहीं किया है। यही कारण है कि 2007 की लिस्बन संधि के माध्यम से उन राष्ट्रों के मन में जो आशंका और मतभेद यूरोपीय संघ को लेकर के उपस्थित हुए उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद यूरोपीय संघ आज दुनिया का सबसे विशाल और सफल राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन माना जाता है और 2015 में ब्रिटेन ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया और 2016 में से लागू कर दिया ब्रेक्सिट, यानी ब्रिटेन जो यूरोपीय यूनियन का एक बहुत बड़ा राष्ट्र और महत्वपूर्ण सदस्य था, उसने यूरोपियन आयोग से और यूरोपियन कमीशन से विड्रॉ किया, अपनी सदस्यता को वापस ले लिया। यानी ब्रिटेन के आंतरिक मामलों में जब तनाव पैदा हुआ, ब्रिटेन की पोजीशन जब यूरोपियन संघ में शामिल होने के पश्चात कमजोर पड़ने लगी, तब ब्रिटेन ने इस प्रकार का फैसला किया हुआ है और ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने के पश्चात इसकी सफलता और भविष्य को लेकर के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स का फुल फॉर्म है बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स सबसे पहले सन 2009 में ब्रिक्स संगठन के रूप में अस्तित्व में आया और उस समय इसमें केवल 4 देश ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन शामिल थे और 2011 में इसमें 5वां देश साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। तब सन 2011 से इसका नाम ब्रिक्स हुआ और यह शब्द सबसे पहले एक महान विद्वान जिम ओ नील के द्वारा दिया गया। यानी ब्रिक्स शब्द के संस्थापक जन्मदाता जिम ओ नील माने जाते हैं। यह संगठन इन 5 राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों के संबंध में बनाया गया है। चूंकि सभी 5 देश अपने राजनीतिक विवादों का समाधान चाहते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर अपने पॉलिटिकल एटीट्यूड को प्रेजेंट करने के लिए इनको एक मंच की आवश्यकता थी और वह कार्य ब्रिक्स के माध्यम से किया जा रहा है। इस रूप में इसे काफी सफल माना जाता है। इप्सा क्या है? IBSA। इप्सा का फुल फॉर्म है आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील, SA साउथ अफ्रीका। अर्थात इप्सा भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का राजनीतिक संगठन है और दुनिया का यह एकमात्र संगठन है जिसमें 3 देश 3 अलग अलग महाद्वीपों से जुड़े हुए हैं। भारत एशिया महाद्वीप से है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से है और दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप से है। इस रूप में यह 3 महाद्वीपों का एक अंतर संघीय संगठन माना जाता है। इसकी स्थापना या गठन सन 2003 में हुआ और वर्तमान में इप्सा को काफी सफल माना जा रहा है, क्योंकि भारत जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की सिफारिश करता है, प्रस्ताव करता है, वैसा ही मत ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका का है। जिस प्रकार से भारत आज सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य प्राप्त करना चाहता है, वैसा ही प्रस्ताव ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार भारत अपनी विचारधारा में इन दोनों देशों के साथ काफी समानता रखता है। यही कारण है कि समान विचारधारा के आधार पर इन तीनों देशों ने मिलकर के अपना संगठन बनाया है और इसके पश्चात तीनों ही देश सम्मिलित रूप में वैश्विक संगठनों में सुधार, सभी राष्ट्रों में आपसी तालमेल और समन्वय के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास कर रहे हैं और इप्सा को एक सफल संगठन माना जाता है। इसके बनने के पश्चात ही भारत का व्यापार, वाणिज्य और भारतीय नागरिकों की आवाजाही दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में बड़े स्तर पर हुई है और इसके गठन के पश्चात ही भारतीय कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका के कोयला, तेल, गैस, हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर निवेश किया है और ब्राजील में बहुत महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनियों ने प्राप्त किए हैं। मेकांग गंगा सहयोग क्या है? शॉर्ट में MGC। मेकांग गंगा
कॉर्पोरेशन, मेकांग नदी म्यांमार के होते हुए और थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया देशों से बहती है और गंगा नदी भारत की है। तो गंगा और मेकांग नदी के किनारे जो देश बसे हुए हैं उन सभी देशों ने अपना एक संगठन बनाया है जिसे एमजीसी या मेकांग गंगा कॉर्पोरेशन कहा जाता है। यह संगठन सन 2010 में बनाया गया और वर्तमान में इसमें 6 राष्ट्र सदस्य बने हुए हैं, जिनमें भारत, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड शामिल हैं। और ये सभी राष्ट्र आपस में भौगोलिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन सभी राष्ट्रों ने आपस में राजनीतिक एवं आर्थिक हितों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने का निश्चय किया है। सन 2000 से लेकर वर्तमान 2017 तक एमजीसी प्रोजेक्ट काफी सफल रहा है और भारत ने इसी प्रोजेक्ट के अधीन अपनी पहुंच उत्तर पूर्वी राज्यों से होते हुए म्यांमार और सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया तक बनाई है और इस रूप में एमजीसी को काफी सफल माना जा रहा है। IORARC या हिमतक्षेस क्या है? IORARC की फुल फॉर्म है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, अर्थात हिंद महासागर में रहने वाले देशों का आर्थिक सहयोग संगठन, इसे हिमतक्षेस भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1997 में हुई और इसका मुख्यालय वर्तमान में मॉरिशस के शहर पोर्ट लुई में स्थित है और यह संगठन हिंद महासागर के राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एवं समुद्री संसाधनों के स्तर पर सहयोग हेतु बनाया गया है। चूंकि हिंद महासागर के राष्ट्रों के समक्ष समुद्री क्षेत्र से एक मुख्य चुनौती बनी हुई है और उस चुनौती का कलेक्टिव रूप में, साझा रूप में समाधान कैसे किया जाए, इसलिए IORARC को बनाया गया है और भारत इसका महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्य राष्ट्र है और IORAC महत्वपूर्ण तरीके से वर्तमान में कार्य कर रहा है। अंकटाड क्या है? UNCTAD, अंकटाड की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन व्यापार एवं विकास पर, अथवा संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय वर्तमान में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है और यह संगठन आरंभ में यूरोपियन राष्ट्रों के व्यापार वाणिज्य के विकास एवं अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बनाया गया था, किंतु वर्तमान में यह संगठन विकासशील देशों के व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के लिए और विकसित राष्ट्रों को विकासशील देशों में अधिक निवेश करने के लिए कार्य करता है। और अंकटाड प्रति वर्ष एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट कहा जाता है। विश्व सामाजिक मंच, वर्ल्ड सोशल फोरम, विश्व सामाजिक मंच की स्थापना ब्राजील के सोशल एक्टिविस्ट चीका बिटेकर के द्वारा की गई और विश्व सामाजिक मंच का कॉन्सेप्ट ब्राजील देश से आया है और यह दुनिया के उन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जो पर्यावरणीय मुद्दों पर, मानवीय मुद्दों पर, जेंडर संबंधी इश्यूज पर और विभिन्न मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं, उन सब का एक वैश्विक स्तर का प्लेटफॉर्म है। दुनिया के सभी एनजीओ इस संगठन के डायरेक्शन में काम करते हैं और विश्व सामाजिक मंच के अधीन ही दुनिया और विश्व को सामाजिक समानता के आधार पर आगे बढ़ाए जाने के लिए नीति प्रेरक के रूप में माना जाता है। यानी विश्व सामाजिक मंच ही विश्व को डायरेक्शन देने के लिए अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ और विभिन्न इंटरनेशनल एजेंसी को प्रस्तुत करता है और इस रूप में विश्व सामाजिक मंच का योगदान सारी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर विश्व सामाजिक मंच पर्यावरणीय मुद्दे, मानवाधिकार मुद्दे, प्रदूषण संबंधी मुद्दे, महिलाओं के प्रति अपराध, लैंगिक इश्यूज को अगर नहीं उठाएगा, तब दुनिया के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारें
इस संबंध में उपेक्षात्मक व्यवहार करेंगी और तब इन समस्याओं का कोई निश्चित समाधान नहीं हो पाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियां और इनके मुख्यालय आपको जानने चाहिए। उनमें पहला है आईपीयू। आईपीयू का अर्थ है इंटर पार्लियामेंट यूनियन, अंतर संसदीय संघ। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और यह दुनिया के सभी देशों की संसदों को आपस में कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है, क्योंकि संसद ही दुनिया के सभी देशों में लॉ मेकिंग या कानून बनाने वाली सबसे बड़ी एजेंसी होती है। इसलिए सभी देशों की संसदों के मध्य विभिन्न प्रकार के कॉपरेशन की प्रेरणा आईपीयू देता है। ओपीसीडब्ल्यू, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स, रासायनिक हथियार निषेध संगठन। केमिकल वेपन्स यानी रासायनिक अस्त्रों के प्रयोग को और निर्माण को रोकने के लिए यह संगठन बनाया गया है और यह एजेंसी नीदरलैंड के शहर द हेग में स्थित है। IATA, आयटा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन एजेंसी, और यह दुनिया के सभी देशों में हवाई यातायात को सरल बनाने का कार्य करती है। हवाई यातायात के संबंध में जो भी नियम बनाए जाते हैं वो आयटा के माध्यम से लागू किए जाते हैं और वर्तमान में इसके हेडक्वार्टर 3 जगह पर स्थापित हैं। स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में, सिंगापुर में और कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में। अगला UNU, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्वविद्यालय, और यह जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है। और इस यूनिवर्सिटी में वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से नीतियां बनाई जाएं उस प्रकार की स्टडीज की जाती है और पूरे इस स्टडीज को फर्दर रिसर्च के लिए दुनिया के विभिन्न देशों की पार्लियामेंट को भेजा जाता है। OHCHR, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, यानी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन या परिषद। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो दुनिया में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है। UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संगठन। दुनिया के सभी देशों में राजनीतिक विवादों के कारण या हिंसात्मक गतिविधियों के कारण जो व्यक्ति और मानव समुदाय शरणार्थी बन जाते हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कार्य करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम कंट्रोल, संयुक्त राष्ट्र संघ ड्रग्स एवं अपराध नियंत्रण कार्यालय, और इसका मुख्यालय वर्तमान स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। और इसी संगठन के माध्यम से दुनिया के सभी राष्ट्रों को अपने अपने देशों में ड्रग्स के प्रतिबंध और अपराधों की रोकथाम के उपाय सुझाए जाते हैं। यूनिक्री, UNICRI, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय अपराध एवं न्याय अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है और यह संगठन दुनिया के सभी राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय अपराधों में न्यायिक प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए और न्यायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए निर्देश प्रदान करता है।